अब बात करेंगे विस्तार से खबरों का। सबसे पहले बात झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिर से झारखंड के सीएम बन गए हैं हेमंत सोरेन। तीसरी बार प्रदेश के सीएम बन गए हैं हेमंत सोरेन। राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने सीएम पद की एक बार फिर से शपथ ली है। तो 31 जनवरी को हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। वहीं 5 महीने जेल में रहने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी, जिसके बाद वो जेल से रिहा हुए और एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये तीसरी बार है जब हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया आज उन्होंने। तो झारखंड में सत्ता एक तरह से देखा जाए तो सीएम का फेस एक बार फिर से बदल गया है। बीते दिन हमने देखा था किस तरह से चंपई सोरेन ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। 5 महीने का चंपई सोरेन का कार्यकाल रहा और एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री पद की उन्होंने राजभवन में शपथ ली। सीधा रुख कर लेते हैं रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, एक बार फिर से सीएम फेस झारखंड में बदल गया है। हेमंत सोरेन ने 5 महीने बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब जिस तरह से एक बार फिर से सत्ता हेमंत सोरेन के हाथ, तो किस तरह से समीकरण बनते हुए? कल से लगातार झारखंड की तस्वीरें, राजनीति की तस्वीरें बदल रही है और जिसने देखा कि आज जो है 11 बजे के बाद जो है हेमंत सोरेन राजभवन के बुलावे पर उन्होंने शपथ ग्रहण की नेता को लेकर के गया और चीजें सामने आई और अचानक सामने तस्वीरें बदली और शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण यानी राज्य को एक नए मुख्यमंत्री यानी प्रदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रूप में अब देखा जा रहा है। और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन अजय, पहले कयास लगाए जा रहे थे शायद 7 को शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन आज ही महज बीते दिन ही हमने देखा किस तरह से चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया और आज ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद अपने हाथों में ले लिया, शपथ ले ली। नहीं, इसके लेकर के ये कारण बताया जा रहा है। निश्चित रूप से आपने सही कहा। सवाल है कि उन्होंने 7 तारीख को शपथ ग्रहण करने की बात आई थी सामने, लेकिन सामने जो चीजें आ रही थी अंदर खाने की जो बात आ रही थी, राज्यपाल के पास थोड़े से किसी कारण से वो बाहर जाने की ये समय नहीं था और बाहर जाने वाले थे। ऐसी स्थिति में राज्य को स्थिति को देखते हुए उन्होंने अचानक फैसला लिया और आज शाम को 5 बजे जो है राज्य के मुख्यमंत्री ले ली। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा चंपई सोरेन अभी 5 महीने पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। काफी वफादार उन्हें सोरेन परिवार का माना जाता है और काफी अच्छे से उन्होंने सरकार भी चलाई, सारे कामकाज अच्छे से हुए। अब क्योंकि हेमंत सोरेन की वापसी हो गई है, सत्ता फिर से एक बार हेमंत सोरेन के हाथों में, क्या माना जाए चंपई सोरेन का आगे क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी उन्हें जेएमएम में मिल सकती है? निश्चित रूप से इस प्रकार से झारखंड की जो घटनाक्रम देखा जा रहा है, चंपई सोरेन को निश्चित रूप से पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी और वो मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा जो सरकार चले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष भी बनाए जा सकते, अध्यक्ष भी बनाए जा सकते, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है यानी अजय अब नई सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर से बन गई है। क्या माना जाए कैबिनेट को लेकर, क्या कुछ चर्चा? ये देखिए, आज मुख्यमंत्री सिर्फ राजभवन में मुख्यमंत्री ने ही अपना शपथ ग्रहण, इसके साथ कोई भी कैबिनेट मंत्री का शपथ नहीं लिया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस हड़बड़ी समय अभाव के कारण कैबिनेट मंत्री की शपथ नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट समय सारे विचार दोनों दलों के जो इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके सारे विचार करने के बाद ही इसके तमाम जो नए चेहरों में कैबिनेट जो भी आएंगे कैबिनेट का शपथ होगा। तो अभी फिलहाल राज्य में सिर्फ अभी जो शपथ ली है वो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है और मुझे लगता है कि राज्य के मुझे आने वाले समय राज्य के मुख्यमंत्री किसी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अजय अब कुछ ही महीनों में इसके बाद विधानसभा चुनाव है, महज 3-4 महीनों का और इंतजार। ऐसे में अब एक बार फिर से सत्ता जो है हेमंत सोरेन के हाथों में, क्या माने आगे कुछ बड़ी योजनाएं, ये जो अब जो सरकार बनी है आगे क्या एक्शन प्लान रहेगा जनता को साधने के लिए? और क्योंकि अब की बार जब कैबिनेट का विस्तार होगा या फेरबदल होगा तो क्या कुछ नई जिम्मेदारी कांग्रेस और क्योंकि आरजेडी भी है, साथ में कल्पना सोरेन भी अब की बार
विधायक हैं, तो क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे औरों को मिल सकती है? जी, मैं इन सवालों का मैं जवाब दूं। सबसे पहले ये सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की ये पक्षता, जो बदलाव की पक्षता है, वो 2 दिन पहले ही लिखी गई थी और ये केंद्रीय नेतृत्व सबसे पहले जो है कांग्रेस को अपने हाथों में लिखा और इनकी सहमति मानी, इनको विश्वास में रखते हुए यह फैसला लिया गया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के साथ जो साझा सहमति बनी है, उनके नेतृत्व, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व, बिल्कुल, यानी झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन के हाथों में सत्ता, वापसी हेमंत सोरेन की 5 महीने बाद हो गई है। हालांकि अब किस तरह से समीकरण बनते हैं उस पर सभी की निगाहें। अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात हाथरस हादसे की कर लेते हैं। हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन हो गया है। 2 महीने के अंदर सभी बिंदुओं पर जांच होगी। पुलिस ने 20 लोगों को इस दौरान इस मामले में हिरासत में लिया है। साथ ही आपको बता दें कि ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है जारी है। 100 से ज्यादा लोगों की सीडीआर खंगाली जा रही है और प्रदेश के कई जनपदों में दबिश जारी है। तो हाथरस में जिस तरह से 2 दिन पहले यह हादसा हुआ, सत्संग के दौरान भगदड़ मच जाती है। 123 लोगों की इसमें मौत हो जाती है, जिसमें ज्यादातर मरने वालों की बात करें तो महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं 135 से ज्यादा लोग घायल हैं गंभीर रूप से, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस हादसे को लेकर अब पूरी तरह से प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का यहां पर गठन कर दिया गया है, जो कि 2 महीने के अंदर सभी बिंदुओं पर जांच करेगा। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया है। कई के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है, जिसमें मुख्य सेवादार का भी नाम शामिल है। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि 100 से ज्यादा लोगों की सीडीआर खंगाली जा रही है। प्रदेश के कई जनपदों में पुलिस दबिश दे रही है। हालांकि अभी कई सारे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो बरकरार है कि आखिर जो बाबा है भोलेनाथ बाबा, उनका आखिर नाम क्यों एफआईआर में नहीं है? आखिर उनकी असलियत क्या है? कहां वो छिपे हैं? क्या पुलिस के रडार में वो है या नहीं? पुलिस कब उनसे पूछताछ करेगी? ये तमाम तरह के सवाल हालांकि बरकरार। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मुकेश कुमार का, जो मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, जिस तरह से हाथरस मामले को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है, 3 सदस्यीय आयोग का यहां पर गठन कर दिया गया है, जो कि इस मामले की जांच करेगा। लेकिन मुकेश, सवाल बरकरार कि आखिर बाबा है तो कहां? फरार है, पुलिस के रडार में है? मुकेश, आपको आवाज मिल पा रही है? मुकेश, सवाल यही कि जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर अब प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। 3 सदस्यीय जांच आयोग का यहां पर गठन किया गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, कई सारे जिलों में दबिश भी दी जा रही है, लेकिन सवाल बरकरार है, आखिर बाबा है तो है कहां? बाबा को लेकर लगातार जहां पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, सीओ की जहां मूवमेंटिंग लगातार जारी बनी हुई है, तो वहीं पुलिस की एक पीएससी का ट्रक भी यहाँ मौजूद कराया गया है, क्योंकि यहाँ वक्ता जो एपी सिंह है वो मैनपुरी पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर पुलिस की चहलपहल बढ़ गई है और आश्रम पर जो उनके सेवादार हैं उनका भी आवागमन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस की अलर्ट पूर्ण रूप से दिख रही है। फिलहाल छापेमारी की बात की जाए तो हाथरस, एटा, मैनपुरी के जो अभी हाल ही में जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए, उसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति मैनपुरी का भी आरोपी शामिल है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान का बताया जा रहा है। फिलहाल बाबा आश्रम के अंदर है, इसकी हालांकि पुष्टि ज्यादा नहीं हो पा रही। बिल्कुल, यानी सवाल जो है तमाम तरह के बरकरार है। हालांकि 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन आगे किस तरह से किस पर कार्रवाई होती है उस पर सभी की निगाहें। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हाथरस हादसे पर कार्रवाई इस दौरान जारी है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस दफ्तर के बाहर नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। विधानसभा जा रहे कार्यकर्ताओं को
पुलिस ने इस दौरान रोका, बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका है। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता हिरासत में यहां पर लिए गए हैं। तो नीट परीक्षा में धांधली को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहां पर झड़प देखने को मिली, हाथापाई देखने को मिली, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। पेपर लीक की रिकॉर्ड बन रहे हैं। उस रिकॉर्ड ये इंतजाम अगर पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए होते शायद आज जरूरत नहीं पड़ती। इसमें कांग्रेस पार्टी की, युवक कांग्रेस की क्लियर मांग है, मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर तत्काल कार्रवाई हो। सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है, ना कि निकालने का काम कर रही है। जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रमन मिश्रा का। रमन, जिस तरह से नीट परीक्षा धांधली को लगातार कांग्रेस पुरजोर से ये मुद्दा उठा रही है, पुरजोर तरीके से, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, क्या जानकारी? बिल्कुल रिया, नीट का नतीजे आने के बाद में जैसे ही ग्रेस मार्क वाला मामला सामने आया और उसके बाद में पेपर लीक के कई जगह पर खबरें आई, उसके बाद से लगातार कांग्रेस नीट परीक्षा को रद्द करने, रीनीट कराने और मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार अड़ी हुई है। आपको बताते हैं, हर जिले की यूनिट से लेकर और संसद तक, यानी कि संसद में जितने भी कांग्रेसी नेता हैं और जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, लगभग हर बार वह नीट के मुद्दे को उठाते हैं। और कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश कार्यालय, यहाँ पर कई बार यहाँ का प्रदर्शन हो चुका है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ था और आज भी राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव करने के लिए वह कार्यालय से निकले थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और उन्हें हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया, जहां पर उनका प्रदर्शन। कांग्रेस पुरजोर तरीके से नीट पेपर धांधली का मुद्दा उठा रही है। हालांकि कितना उसका असर देखने को मिलता है वो वक्त बताएगा। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात प्रयागराज की कर लेते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर, सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई हुई है। अफजाल अंसारी के वकीलों ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 4 साल की सजा को रद्द करने की इस दौरान अफजाल अंसारी की तरफ से मांग की गई है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया है। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी के वकीलों ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसको चुनौती देते हुए प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। हालांकि सुनवाई के बाद फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी है बड़ी खबर। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शोएब रिजवी का। शोएब, जिस तरह से अफजाल अंसारी से जुड़ा है पूरा मामला, निचली अदालत ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी। सजा को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख यहां पर अफजाल अंसारी की तरफ से किया गया था। आज की सुनवाई में क्या कुछ दलीलें रखी गई थी? शोएब, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, शायद शोएब से संपर्क फिलहाल टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एक बार आपको बता दें कि अफजाल अंसारी से जुड़ा ये पूरा मामला, गाजीपुर से सांसद है अफजाल अंसारी। इस दौरान निचली अदालत ने एक मामले में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसको चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया था। हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। अफजाल अंसारी के वकीलों की तरफ से पक्ष रखा गया, साथ ही ये इस सजा को रद्द करने की मांग की गई। हालांकि हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीधा ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता शोएब रिजवी का। शोएब, अफजाल अंसारी से जुड़ा पूरा मामला जिसमें हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी, क्या कुछ पक्ष और क्या कुछ दलीलें रखी गई? देखिए, दरअसल पूरा मामला जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसमें उन्हें 4 साल की सजा दी गई थी, जिसको उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील के जरिए चैलेंज किया था। और अब इसी मामले पर बाकायदा सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से
लंबी सुनवाई चली है, उसके बाद फैसला सुरक्षित किया गया है। तो अब उम्मीद की जा रही कि जल्द ही कोर्ट अपना इस पर फैसला सुनाएगा। फिलहाल कोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों की तरफ से क्या समझ आ रहा है शोएब, कब आखिर ये फैसला सुनाया जा सकता है? देखिए, दोनों पक्षों की जिस तरह से दलीलें हुई हैं उसके बाद सुनवाई हुई है। बिल्कुल, यानी सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब नजर है तो सिर्फ इस चीज पर कि क्या फैसला अफजाल अंसारी के पक्ष में आता है या नहीं। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मथुरा से बड़ी खबर बता दें, देर रात से लगातार मथुरा में बारिश हो रही है। बारिश अब जल भराव का रूप ले चुकी है। प्रशासन की तैयारियों की इस दौरान पोल भी खुल गई है। जल भराव को निकालने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। तो मथुरा की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार बारिश के बाद प्रशासन के तमाम दावों की इस बारिश ने पोल खोल दी है। तमाम दावों को पानी ने अपने साथ बहा दिया है और आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव यहां पर हो रखा है। लोगों की कमर तक पानी है, इतना कि एक ऑटो भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक का। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से लगातार बारिश का सिलसिला अब जो है शुरू हो चुका है, वहीं मथुरा से हम तस्वीरें देख रहे हैं, इस कदर जल भराव हो रखा है कि एक टेम्पो तक डूब गया। यानी क्या माने, क्या प्रशासन जो तमाम दावे कर रहा था वो सटीक साबित नहीं हुए? जो कोशिशें की गई थी, प्रयास किए गए थे, वो यहाँ पर नाकाफी? जी बिल्कुल रिया, जो है ये मामला जो है एकदम पहले से अगर ये व्यवस्थाएं की जाती, क्योंकि कल से मथुरा में लगातार बारिश हो रही है और रुक रुक के पानी गिर रहा है और बारिश से जो है पूरी तरीके से जो ओवर ब्रिज हैं उनके नीचे जलभराव हो गया है और उन ओवर ब्रिज में जलभराव ऐसा हुआ है कि सुबह एक एम्बुलेंस जा रही थी, उस एम्बुलेंस भी जलभराव में फंस गई थी और उसको निकालने के लिए एक जेसीबी को बुलाया गया और जेसीबी ने उसको एम्बुलेंस को निकाला। तो इसी तरीके से जो है और भी टेम्पू वगैरह जो निकलते हैं वो पूरी तरीके से जलभराव में नीचे आ गए हैं और जलभराव से जो है जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो मुख्य सड़क है डीसी रोड जिसे बोलते हैं, उस सड़क पे भी जो है बीएसए कॉलेज के सामने पूरा जलभराव है। बिल्कुल, यानी जिस तरह के दावे प्रशासन की तरफ से किए गए थे वो साफ तौर पर यहाँ पर नाकाम होते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद फारूक तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।